आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दिल्ली में इंटरपोल के 90वें सेशन का किया उद्घाटन। कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। साइबर क्राइम को बताया बड़ा खतरा। दिल्ली फसादात मामले के मुल्जिम और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने जमानत की अर्जी कर दी खारिज। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की मौत। मौसम खराब होने की वजह से पेश आया हादसा। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान से छीनी गई एशिया कप की मेजबानी। न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा टूर्नामेंट। दिल्ली फसाद मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उमर खालिद फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए के तहत 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में बंद है। उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस सिद्धार्थ एम और जस्टिस रजनीश भटनागर ने 9 सितंबर को अपना फैसला महफूज रख लिया था। इसके बाद मंगल को अदालत ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी। आज जस्टिस सिद्धार्थ एम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेल अपील में हमें कोई मेरिट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अर्जी खारिज की जाती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल के 90वें सेशन का मंगल को पीएम मोदी ने दिल्ली में उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 99 सालों से इंटरपोल दुनिया के 195 मुल्कों की पुलिस को कनेक्ट कर रहा है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हर मुल्क का कानूनी ढांचा अलग है। मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने को कहा। भारत 25 साल बाद इस सेशन को होस्ट करने की जिम्मेदारी मिली है। पाकिस्तान समेत 195 मुल्कों के डेलीगेशन इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। Interpol is also approaching a historic milestone. In 2023, Interpol will be celebrating 100 years of founding. India is one of the top contributors in sending brave men and women the United Nations peacekeeping operations. India has been combating transnational terrorism for several decades. Long before the world woke up to it, we knew the price of safety and security. Thousands of our people made the ultimate sacrifice in this fight. But it is no longer enough that terrorism is fought only in the physical space. It is now spreading its presence through online radicalization and cyber threats. At the click of a button, an attack can be executed or systems can be brought to their knees. Each nation is working on strategies against them. But what we do within our borders in our longer enough, there is need to further develop international strategies. Establishment of early detection and warning systems, protecting transportation services, security for communication infrastructure, security for critical infrastructure, technical and technological assistance, intelligence agents, many of the things need to be taken to a new level. उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 यात्री और 1 पायलट शामिल है। इस भयानक हादसे के बाद अब हेलीकॉप्टर के पायलट और
एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के बीच हुई बातचीत सामने आई है। इसमें सामने आया है कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने हादसे से पहले कंट्रोल रूम को मौसम खराब होने की जानकारी दी थी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हेलीकॉप्टर केदारनाथ से फाटा की तरफ जा रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया। पायलट ने कंट्रोल रूम को मौसम खराब होने की जानकारी दी। पायलट ने कहा कि उसे वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद ही हादसे की इत्तला मिल गई। ग़ज़वा-ए हिंद के मामले में पटना के फुलवारी शरीफ में एक बार फिर एनआईए छापेमारी है। लगभग 4 घंटे तक 3 ठिकानों पर तलाशी हुई। छापेमारी में नापाक साजिश के सबूत खंगाले गए। एनआईए की टीम ने लैपटॉप, मोबाइल और कई कागजात बरामद किए हैं। एनआईए की कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। अच्छा, तो दानिश की गिरफ्तारी हुई थी पहले जुलाई के महीने में। हाँ। तो उससे क्या कनेक्शन यहाँ पे? उससे कोई कनेक्शन तो था नहीं। उन लोग को जो मालूम है उन लोग से बात किया को लेकर के उनको ज्यादा हाँ कामिल करीम उन्हीं का मोबाइल भी ले गए। तो क्या हुआ था उस मोबाइल से? क्या हुआ था? कहीं के लिए जाके हम सर्च करेंगे, देखेंगे। मैंने आपको बताएगा ना कि इस मोबाइल से कुछ कनेक्शन, क्या कनेक्शन आया? हाँ, तो उस टाइम तो बताया तो नहीं है, सबको सील करके दे गए। छठ को लेकर पटना में तैयारियां जोरों शोर से जारी है। छठ घाटों और तालाबों को दुरुस्त करने की तैयारियों में जिला प्रशासन और नगर निगम जुटा हुआ है। गर्दनीबाग कच्ची तालाब को भी खूबसूरत और सिक्योर बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम गंगा घाटों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं गर्दनीबाग के कच्ची तालाब में भी तैयारियां चल रही है। तो इस वक्त नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हैं यहां पर जायजा लेने के लिए। और आप देखिए किस तरह से पानी को जो है पूरी तरह से साफ किया गया है, यानी फव्वारा भी निकल रहा है और घाट जो है काफ़ी सुंदर बनाया जा रहा है, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर व्रतियों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। इस बार भी गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद जो इस इलाके के लोग हैं वो आसानी से सहूलियत के साथ यहाँ पर छठ कर सकेंगे, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। तो इस वक्त नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी हमारे साथ हैं, साथ ही वार्ड नंबर 16 के वार्ड कमिश्नर भी हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे और आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। सर, क्या लग रहा है, अब छठ में काफ़ी कम दिन है, जो गंगा घाट हैं एक तरह से चुनौती बना हुआ है, जो तालाब है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कच्ची तालाब हम लोग का अभी आज के डेट में ही लगभग फुली प्रिपेयर्ड है। जैसा कि देख रहे हैं कि पानी की सफाई भी हम लोग लगभग कर चुके हैं। चूना ब्लीचिंग वगैरह का काम इसमें अभी बाकी है और फिर से इसमें एक बार जाल का भी काम चलेगा। और सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें पानी की सफाई तो है ही, यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर परमानेंट बैरिकेडिंग का व्यवस्था किया गया है। निगम के तहत ये काम किया गया। इस साल किया गया है? जी हाँ, इस बार किया जा रहा है ये अभी तक। अच्छा, ये जो बैरिकेटिंग के लिए व्यवस्था आपने कराया है, क्या इसके बीच में कोई लोहा का रड डालेंगे या फिर रस्सियां लगाएंगे इसमें? अभी हम लोग इसमें टेम्पोररी व्यवस्था के तहत तो बांस बल्ले का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें आगे जो है इसमें हम लोग परमानेंट लोहे या स्टील का जो रॉड हो सकता है वो हम लोग इसका व्यवस्था करवाएं। कोशिश यही है कि जो भी घाट है उसे सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाए। यही वजह है कि गर्दनीबाग कच्ची तालाब है, यहाँ पर इस बार जो बैरिकेटिंग आप देख पा रहे हैं, परमानेंट बैरिकेटिंग की व्यवस्था कराई गई है और बड़े सीमेंटेड जो यहाँ पर देख सकते हैं बिंब तैयार कराए गए हैं, ताकि जो व्रती है इसमें कोई तरह की घटना ना हो, आसानी से वो छठ कर सकें। जाहिर है गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में घाटों पर तो जरूर चुनौती है, लेकिन कोशिश यही है कि जो तालाब है वो वैकल्पिक रूप से काम करे और वहाँ पर आसानी से लोग छठ कर सकें। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुंछ जिले में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पर ये ताज़ा बर्फबारी हो रही है। तो पुंछ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, पुंछ जिले में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पर ताज़ा बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो काफ़ी अहम ये रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से आपको बता दें कि ताज़ा बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पुंछ जिले में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो आप तस्वीरें भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुगल रोड की ये तस्वीरें, जहां पर बर्फबारी जो है शुरू हो चुकी है। नवंबर के
आने से पहले ही मुगल रोड में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये जो पूरा रोड है काफ़ी कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही अहम है। ऐसे में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो जाती है तो बर्फबारी की वजह से अक्सर हम देखते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। ट्रैफिक में काफ़ी रुकावटें भी पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये मंजर आप देखें कि कितना खूबसूरत है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो पहली इस मौसम की ताज़ा बर्फबारी आप देख रहे हैं पुंछ ज़िले की मुगल रोड पर ये ताज़ा बर्फबारी हो रही है। जिला पुंछ में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पर ये ताज़ा बर्फबारी जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई ये पूरी जगह हमें दिखाई दे रही है। पुंछ ज़िले की ये तस्वीरें मुगल रोड की और बेहद खूबसूरत ये मंजर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और इस बर्फबारी की वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना होता है, ट्रैफिक के हवाले से रुकावटें भी पेश होती है। लेकिन ताज़ा बर्फबारी का ये जो मंजर है ये काफ़ी खूबसूरत है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलजी मनोज सिन्हा के हाथों रूबल नागी की किताब द स्लम क्वीन का राजभवन के ऑडिटोरियम में रस्म इजरा हुआ। इस प्रोग्राम में कई नामवर सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने किताब की खूब तारीफ की। रूबल नागी को इस अप्रतिम पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनकी पेंटिंग तथा कला और समाज सेवा से परिचित था, लेकिन एक लेखक के रूप में इनसे मेरा परिचय तब हुआ जब उन्होंने स्लम क्वीन प्रकाशित होने के बाद उसकी एक प्रति मेरे पास भेजी। अब आप देखिए तो 42 साल की उम्र ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए बहुत छोटी उम्र है, लेकिन ये भी सच है कि जिंदगी को लंबी आयु से नहीं बल्कि जीवन की परिपूर्णता से नापा जाता है। 11 चैप्टर, अभी इन्होंने खुद बताया 240 से ज्यादा पेज में सिमटी हुई इनकी आत्मकथा इसी सत्य को दर्शाती है। रूबल नागी ने अपनी इस किताब में आर्ट की दुनिया और इस दुनिया के माध्यम से स्वयं के अंदर हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। मित्रों, मैं समझता हूं कि हम सबके मन में ये विचार अवश्य उठते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं उससे समाज में कोई परिवर्तन आ रहा है। क्या हम जो कर रहे हैं उससे कुछ लोगों के जीवन में बदलाव या परिपूर्णता आ रही है। अभी हमारी 2 बहनों ने यहीं से अपने जीवन के बदलाव की घटना हम सबके सामने रखी है। ऐसे प्रश्न अनेक बार उठते हैं, लेकिन कम लोग होते हैं जो जवाबों का इंतजार किए बगैर अपरिचित अनजानी दुनिया में छलांग लगाने की हिम्मत रखते हैं। और वही काम रूबल ने उस क्षण का जिक्र भी किया है अपनी किताब में। धारावी का नाम लिया इन्होंने। धारावी के रहने वाले एक बच्चे, और उनको उन्होंने एक समय पेंसिल दी थी। वो समझ नहीं पाया कि इस पेंसिल का करना क्या है। मैं समझता हूं कि समाज के सभी वर्ग के प्रबुद्ध लोगों को ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, जो जीवन मूल्यों के संघर्ष के बारे में हमें सचेष्ट करती है, सजग करती है। मैं अपने दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आज मेरी बुक की जर्नी को शेयर करने के लिए यहाँ पे आए। मिसाल मुंबई से मिसाल इंडिया की जर्नी को हमने आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने
शुभ हाथों से मेरी किताब का लॉन्च किया एंड एवरीवन सिटिंग हियर in the front row, at the back, my girls, media, everyone. There's so many people who've been preparing with me from last couple of days for this launch. So I'm so grateful and so thankful to Almighty for sending such amazing people in my life. वो हमेशा कहते हैं ना, किसी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होके इंसान का इंसान से रिश्ता बन जाता है, और कहीं कब आप सोच नहीं रहे होते कि ये काम होना है, और कोई आपको ऐसा मिल जाता है जो कहता है चलिए इसको हम आपको करवाते हैं और इसमें आपको आगे ले जाने के लिए सपोर्ट करते हैं. सो आई थिंक गॉड इज बीन एक्सट्रीमली काइंड. बहुत बार मैंने दिल में ऐसी चीजें सोची हैं कि भगवान अभी ये करना है, मुझे इतने सारे लोगों के साथ और जुड़ना है, हेल्प करनी है, उसको कैसे करूं मैं. बट कुछ दिनों में या कुछ कभी कभी कुछ घंटों में ही ऊपर वाले ने रास्ता निकाल दिया और वो काम अपने आप हो जाता है. सो व्हेन वी थिंक एंड वर्क फ्रॉम आवर इनर हार्ट एंड अ गुड इंटेंशन, हमारी नीयत साफ करके और साफ दिल से अगर हम अच्छा काम करने के लिए आगे कदम उठाएंगे, तो ऊपर वाले के साथ साथ पूरी दुनिया आपको हेल्प करेगी. और इसीलिए आज मिसाल इंडिया की टीम 1 मिलियन वॉलंटियर की टीम है, और एक एक युवा, महिला, बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारी फैमिली का हिस्सा है. और मैं चाहती हूँ कि इस टीम में हमेशा नंबर्स आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू मनोज सिन्हा जी, दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी. थैंक यू सो मच. बांडीपुरा के सब डिवीजन सुंबल में आज इंतजामिया की जानिब से एक जन अभियान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पंचायत मेंबरान और समाजी कारकुनों को बैक टू विलेज के बारे में जानकारी दी गई. इस प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत बांडीपुरा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुंबल के अलावा कई अफसरान ने शिरकत की. प्रोग्राम के दौरान अफसरान ने शुरका को वोटर्स के इंदराज और मुख्तलिफ महकमों की स्कीमों से आगाह किया. इसके अलावा समाजी कारकुनों ने अपने का इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल से अफसरान को आगाह किया, और इस मौके पर जरूरतमंद हैंडीकैप अफराद में जरूरी आलात भी तकसीम किए गए. बैक टू विलेज प्रोग्राम जो सरकार ने शुरू किया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में बेहतरी आई है. चाहे वो सोशल सर्विस हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो पानी की बातें हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर को लेके, एग्रीकल्चर को लेके. तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने इस बार फैसला किया कि हम B2B4 में ये देखें कि जितने भी हमारे पुराने काम थे उनमें कितने काम हुए और कहाँ तक उससे बेहतरी आई है, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आई है. और उसके साथ साथ उनमें जहाँ पे देखेंगे नई चीज़ें हमें लगाने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ महकमों से, चाहे वो बिजली का महकमा हो, पानी का महकमा हो, महकमे देहात सुधार हो, उनको लेके हम और उसमें बेहतरी लाएंगे. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने कैंसर, शुगर, CVD और फालिज की रोकथाम के लिए एक कैंप का इनेकाद किया. कौमी प्रोग्राम के तनाजुर में GMC डोडा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की सदारत में डायबिटीज़ और मोटापे की स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया. गैर मुतादी बीमारियों और आम कैंसर के लिए आबादी के कंट्रोल पर मबनी स्क्रीनिंग कैंप में मरीजों की खासी तादाद ने शिरकत की. कैंप में सैकड़ों मरीजों ने डायबिटीज़ और खून के टेस्ट भी कराए. लोगों ने बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा कैंप को मुस्बत इक़दाम करार दिया और इत्मीनान का इजहार किया. जो बहुत टॉप पे है, जहाँ पे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, उसमें है टॉप पे चाइना, देन सेकंड इंडिया एंड थर्ड पाकिस्तान में. इतना ज़्यादा बढ़ रहा है. और ये है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं डायबिटीज़ को, क्योंकि सपोज़ आपने लाइफस्टाइल चेंज की, डाइट ठीक लिया, तो आपको मेडिकेशन कम लेके आप रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज़ को. और ऐसे रिवर्स यानी एकदम से बंद नहीं, लेकिन ऑन मेडिकेशन वो बहुत दिनों तक उनको नहीं प्रॉब्लम होता है. क्यों कल फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा बढ़ रहा बच्चों में. फिर इवन स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है इसके लिए, डायबिटीज़ और मीन्स हार्ट अटैक के लिए. तो ये सब इफ़ डायबिटीज़ कंट्रोल में रहा तो हार्ट डिसीज़ भी कंट्रोल में रहे. रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज के कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने जिला इंतजामिया बारामूला की तरफ से ग्रामीण डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से ब्लॉक पटन के ग्राम पंचायत तापरवारीपुरा में मुनक्किदा जन अभियान प्रोग्राम में शिरकत की. मनदीप कौर ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर, DDC के वाइस चेयरमैन सनाउल्लाह परे के अलावा दीगर सीनियर ओहदेदारों की मौजूदगी में तामीराती कामों का जायजा लिया. मनदीप कौर ने ग्राम पंचायत तापरवारीपुरा के पंचायत सेक्रेटरीट में एक इजलास की सदारत भी की. मीटिंग का मकसद जिले में तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेते हुए आइंदा B2V4 के इंतजामात का जायजा लेना था.
निर्देश के हिसाब से हम लोगों को हर सेक्रेटरीज को, हर एचओडी को टारगेट्स दिए गए हैं कि हमें इतनी डिस्ट्रिक्ट्स, इतने विलेजेस, इतने ब्लॉक्स कवर करने हैं, लोगों में अवेयरनेस करानी है। हर सेक्रेटरी, हर एचओडी आज की डेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में विज़िट कर रहा है। हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं जिन्होंने पूरी इसके बारे में कंप्लीट जितनी तैयारी हो गई है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। एंड आई होप कि बारामूला में ये बैक टू विलेज प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होगा और जो इस एक्सरसाइज से, इस अभियान से जो प्लान बन के आएगा वो अगले साल के डेवलपमेंट वर्क्स को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी। रूरल इलाकों में खेलकूद को बढ़ावा देने की गर्ज से आज डीडीसी मेंबर गुलजार अहमद शेख ने कांचलकुंड में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से मुनक्किदा टूर्नामेंट में कई टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस मौके पर SHO कुंड भी मौजूद थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नया अदब नामी रिसाले के तहत मुख्तलिफ ज़बानों के लिटरेचर का जायजा लिया जा रहा है और इसी माह की 29 तारीख को कश्मीर के नामवर अदीब प्रोफेसर शफीक शौक कश्मीरी ज़बान और अदब का जायजा पेश करेंगे। बेंगलुरु के अलामीन कॉलेज में कल हुए अदबी इजलास में लातीनी अमरीकी शायरा ने लातीनी अमरीकी अदब का तारुफ पेश किया। स्पेन और अंग्रेजी ज़बान में अपनी नज़में सुनाई। In Spain, there was the influence of the Arabs. So, in the Spanish language, you have many words that come straight from Arabic. So that is, you cannot see it or hear it in present-day Spanish and present-day Arabic. They seem very different, but there are many words that come from Arabic. नया अदब ये सिलसिला जारी रखेगा और इसमें ये कोशिश हो रही है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों का जो सफ़र है और उसका असली मंजरनामा है, इससे बेंगलोर के, कर्नाटक के अदबी हलकों से रूशनास करवाया जाए। इस महीने के इख्तिताम पर हम कश्मीरी अदब पर एक खुसूसी लेक्चर। जिस्मानी माजूर अफराद को समाज में लोगों के जिस रवैये का सामना करना पड़ता है उस तकलीफ का अंदाज़ा आम इंसान नहीं लगा सकते। माजूरी को अपनी काबिलियत और सलाहियत में बदलना कोई मामूली बात नहीं। आज हम कश्मीर की ऐसी ही दो लड़कियों से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने मेहनत, लगन और काबिलियत से अपनी ज़िंदगी में माजूरी को मुकम्मल तौर से शिकस्त दे दी है और भारत की व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम में जगह बना ली है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। नौजवान लड़कियां इशरत और इंशा अपनी रोजमर्रा जिंदगी में व्हील चेयर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि उनकी सोच, मजबूत इरादे और बुलंद हौसले किसी सहारे के मोहताज नहीं। इंशा बशीर और इशरत अख्तर को अगले माह बास्केटबॉल खेलों के बैनुल-अक़वामी मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया है और वो मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। दोनों ही पहली ऐसी लड़कियां हैं जो व्हील चेयर बास्केटबॉल बैनुल-अक़वामी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। इंशा बीरवा बडगाम की रहने वाली हैं, जबकि इशरत बारामुल्ला की। दोनों ने अपनी जिस्मानी कमजोरी के बावजूद खेल के मैदान में पेशकदमी करके दिखाई। तमाम रुकावटों को दूर करके सिर्फ आगे बढ़ने के ख्वाब देख रही हैं। मैं बीरवा बडगाम से हूँ। कब से खेल रहे हैं आप? 2017 से खेल रही हूँ। तो अभी आपकी सिलेक्शन भी हुई है? जी किस हाँ। तरह की एक्साइटमेंट है? कब सिलेक्ट हुई आप? अभी कल हमारा लिस्ट आ गया है। ओबियसली बहुत हार्ड वर्क किया है इस चीज़ के लिए कि सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था। सारे स्टेट्स से लड़कियां आई थी, तो इस साल हम होस्ट कर रहे थे इस सिलेक्शन कैंप, तो बहुत सारों की एक्सपेक्टेशंस थी कि क्या कश्मीरी गर्ल्स सिलेक्ट हो पाएगी कि नहीं। जब मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, दैट टाइम पे कोई लड़की थी ही नहीं। मैं बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करती थी, देन अदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती थी, एंड देन जब मैं अमेरिका के लिए सिलेक्ट हो गई थी, उसके बाद से मैंने अपना जो है टीम, जिसमें अभी आप यहाँ पे शाहीन को भी देख रहे हो, इशरत भी आ गई उसके बाद से, तो ये अभी देखो और कितनी लड़कियाँ इनकरेज हो रही है हमें, जब देखते हैं हमें मीडिया पे या